चलिए फिर से हम लोग आज 11th क्लास में जो टॉपिक था लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन यानी स्थाकृति और उसकी उत्पत्ति और विकास, उस चैप्टर पे ही हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग बात किए थे हिम नदी के अपरदन से निर्मित स्थाकृतियाँ, तो कल हो चुकी थी सारे बर्गस्टोन, सर्क, हॉर्न, एरेटे, कॉर्नरीच, कॉलर पास हो गया था। फिर आपके यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आज हम लोग बात करेंगे हिम नदी के निक्षेपण से निर्मित स्थाकृतियाँ, हिम नदी के निक्षेपण कार्य एवं उनसे निर्मित स्थाकृतियाँ ठीक है। डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर एंड देयर लैंडफॉर्म, इस पे हम लोग करेंगे, लिखते चलेंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिम नदी का निक्षेपण कार्य कब होता है, कैसे होता है, वो क्यों करता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख लेंगे हिम नदी का निक्षेपण कार्य में लिखेंगे, हिम नदी के निक्षेपण कार्य में आप लोग लिख सकते हैं, हेडिंग डाल लिए, लिखिए हिम नदी, लिखिए हिम नदी अपने प्रवाह क्रम में, हिम नदी अपने प्रवाह क्रम में, और तेजी से लिखिएगा, हिम नदी अपने प्रवाह क्रम में जब अपेक्षाकृत, हिम नदी अपने प्रवाह क्रम में जब अपेक्षाकृत समतल प्रदेश में पहुंचती है, जब अपेक्षाकृत समतल प्रदेश में पहुंचती है, तब इसका स्वतः धीमा हो जाता है, तब इसका प्रवाह स्वतः धीमा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे प्रदेशों में हिम नदियां अपने साथ, जिसके परिणाम स्वरूप हिम नदियां अपने साथ प्रवाहित होने वाले तलछटों अथवा अवसादों को निक्षेपित करना प्रारंभ कर देती है, तो हम लोग क्या जाने, अभी हम लोग यह जाने कि जब हिम नदी प्रवाह होती है तो पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाह होते हुए आ रही है, जैसे ही अपनी थोड़ी समतल भूमि में जाती है तो स्वतः इसका प्रवाह क्या हो जाता है, हिम नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, और प्रवाह धीमा होने के साथ इसके साथ हमने क्या बोला, हिम नदी अपने साथ अपरदन भी करता है ना, अपघर्षण क्रिया और उत्पाटन क्रिया की हो रहा है। तो यहाँ अपघर्षण क्रिया हो रहा है, उत्पाटन क्रिया से भी कुछ अवसाद बहते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसा ही मैदानी प्रदेश में आएगा तो ये क्या करेंगे, जो प्रवाह का गति है वो धीमा हो जाएगा, तो वो सब वहीं पे जमा होना शुरू हो जाएगा। तो हिम नदियों के तलछटों या अवसादों के जमा होने की प्रक्रिया को ही हिम नदी का निक्षेपण कहते हैं। क्लियर? उसी को हम लोग हिम नदी का निक्षेपण कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि हिम नदी का जो निक्षेपण है वो मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों में दो प्रदेशों में संचालित होता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए हिम नदियों का निक्षेपण कार्य सामान्यतः हिमानी प्रदेशों
के निम्नलिखित दो प्रदेशों में संचालित होता है, के निम्नलिखित दो प्रदेशों में संचालित होता है। ठीक है, दो प्रदेशों में संचालित होता है। तो हमने यहाँ क्या बोला, हम लोग बोले कि हिम नदी का निक्षेपण कार्य तो दो प्रदेशों में संचालित होता है, और वो प्रदेश कौन है? पहला लिखिए समतल प्रदेश, समतल हिमानी क्षेत्र के समतल प्रदेश है ना, हिमानी क्षेत्र के समतल प्रदेश, हिमानी क्षेत्र के समतल प्रदेश। और दूसरा क्या है? दूसरा है हिम रेखा वाला क्षेत्र, हिम रेखा बताते हैं हो जाता है क्या, हिम रेखा वाले क्षेत्र, हिम रेखा के पास वाले क्षेत्र, पास वाले क्षेत्र। ठीक है, तो ये तो आप लोग जान रहे हैं कि हिमालयी क्षेत्र के समतल प्रदेश कौन है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है, और वो पर्वतीय क्षेत्र मान लो थोड़ा सा समतल में आया ना, उसके बाद फिर से ये डाउन में चला गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जो हिमालयी क्षेत्र का ये समतल वाला क्षेत्र यहाँ निक्षेपित करने लगता है, और फिर ये नदी का रूप लेता है बाद में। क्लियर? पिघलने के बाद। तो ये हो गया। दूसरा हिम रेखा का मतलब क्या है? आइस लाइन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइस लाइन, आइस लाइन, इसको आइस कैप भी बोला जाता है, यानी हिम टोपी। तो आइस लाइन वाला क्षेत्र, आइस लाइन वाला क्षेत्र, ये हिम रेखा क्या है? तो हिमालयी प्रदेशों में तापमान को अंतर करने वाला वैसा रेखा, तापमान को अंतर करने वाला वैसा रेखा, जिस रेखा के उत्तर की ओर तापमान कम रहता है, जिससे उसके ऊपर की ओर हमेशा बर्फ जमे रहते हैं, जबकि हिम रेखा के दक्षिण की ओर वो पिघलने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए हिम रेखा के दक्षिण जहां पे पिघलेगा तब ना निक्षेपित होगा, इसलिए बोला गया हिम रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो भाई, जैसे ये देखिए, ये हम एक पर्वतीय चोटी बनाए, ठीक है, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर हमेशा बर्फ जमे रहते हैं, हमेशा बर्फ जमे रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइस कैप, आइस कैप, आइस कैप। ठीक है, आइस कैप हो गया। और इसके नीचे क्या होता है? तापमान इधर कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, जबकि इधर टेम्परेचर अधिक रहता है। इधर टेम्परेचर कम रहेगा और इधर टेम्परेचर इस रेखा के नीचे अधिक रहेगा। तो टेम्परेचर अधिक होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे बर्फ पिघलेंगे और पिघलने के बाद प्रवाहित होने लगेंगे, प्रवाहित हो जाएंगे तो वहाँ अवशेष बच जाएगा, वो नदी में कन्वर्ट होकर आगे बढ़ गया तो अवशेष बच गया, तब अवशेष बच जाएगा तो यही ना निक्षेपित हो जाएगा। इसीलिए बोला गया कि हिम रेखा के पास जो क्षेत्र निक्षेपित होते हैं वो, तो निक्षेपण दो प्रदेशों में हो रहा है, हिमालय क्षेत्र के समतल प्रदेश और दूसरा हिम रेखा के पास। और हिम रेखा क्या जान गए आप लोग? ठीक, अब पैराग्राफ चेंज करिए और हेडिंग डालिए हिम नदी के निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, हिम नदी के निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, हिम नदी के निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म। अच्छा ऐसा करके हिंदी में लिखिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्या है कि 20 मिनट में हमको 30 मिनट में पूरा सिलेबस करवाना है, ठीक है, और डिटेल करवाना है। तो नीचे हिम नदी के निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। अब देखते हैं कि वो निक्षेपात्मक स्थलियां कौन होती है। कुछ सेंटेंस लिख लीजिए इसमें, लिखिए
हिमानी प्रदेशों में हिमानी प्रदेशों में हिमानी प्रदेशों में प्रदेशों में समतल प्रदेश एवं हिम रेखा के आसपास के प्रदेशों में समतल प्रदेश एवं हिम रेखा के आसपास के क्षेत्रों में निम्नलिखित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां क्या कर रहे हो तुम लोग? लिख क्यों नहीं रहे हो? क्यों नहीं लिख रहे हो? निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां निर्मित अथवा विकसित होती हैं। निम्नलिखित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां निर्मित अथवा विकसित होती हैं। अब वो कौन कौन होती हैं हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है। निर्मित अथवा विकसित होती हैं। पहला लिखिए लेटरल मोरेन यानी पार्श्विक हिमोर। पार्श्विक हिमोर, पार्श्विक हिमोर, ठीक है। पार्श्विक हिमोर इसको बोलते हैं लेटरल यानी दोनों ओर, मोरेन, लेटरल मोरेन, ठीक है। इंग्लिश में लेटरल मोरेन, लेटरल मतलब दोनों ओर, पार्श्विक हिमोर, ठीक है। दूसरा लिखिए मध्यस्थ हिमोर। मध्यस्थ हिमोर इंग्लिश में मेडियल मोरेन, ठीक है। थर्ड में लिखिए ग्राउंड और सरफेस हिमोर। यानी तलीय, है ना। तीसरा हिंदी में क्या हो जाएगा? तलीय हिमोर, तलीय हिमोर, तलीय हिमोर। इसको बोलते हैं ग्राउंड और, ठीक है, सरफेस मोरेन। ग्राउंड और सरफेस मोरेन, ठीक। नेक्स्ट लिखिए टर्मिनल मोरेन यानी कि, ठीक है। इंग्लिश में आप थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी हिंदी अजीब रहता है तो इंग्लिश लिखते जाइएगा, ठीक है ना। टर्मिनल मोरेन, टर्मिनल मोरेन हिंदी भी लिखवा देंगे जब इसका डिटेल करवाने लगे उसमें। उसके बाद लिखिए आउट वास प्लेन। पांचवा में आउट वास प्लेन। ज्योग्राफी का टर्मिनोलॉजी हमेशा अंग्रेजी में लिखिएगा, तब आप कभी भी ऑब्जेक्टिव इसका गलत नहीं होगा आपका। नहीं तो हिंदी के 2-3 शब्द होते हैं और अंग्रेजी में बस एक ही शब्द होता है। जैसे इसको क्या किया अभी हम लोग, ठीक है ना। बहुत सारे ये टर्मिनल है तो उसका अलग टाइप से आएगा, एक ही वर्ड लिख के चले जाइए। आउट वास प्लेन। नेक्स्ट लिखिए एस्कर, फिर लिखिए ड्रमलिन, ये हिमालय की सबसे सुंदर स्थलाकृति है बाबू। उल्टा नाव के जैसा रहता है, इसे बड़ा सुंदर लगता है देखने में, ऐसे रहता है। बताएंगे सब डिटेल बताएंगे, ठीक है, डिटेल बताएंगे। सबसे सुंदर स्थलाकृति है ये ड्रमलिन। आगे लिखिए हम्माक, ठीक है, हम्माक। नेक्स्ट में लिखिए केम। नाइन्थ में केम लिखिए। 10th में कैटल लिखिए। केटली जो होता है ना, केटली उसी तरह का आकृति बनता है, लिखवाएंगे इसको, ठीक है। कैटल या कैटली कुछ भी। और लास्ट में एराटिक,
एक्चुअली ये सब सबका आपका किताब में नहीं है, लेकिन हम डिटेल आपको बता दे रहे हैं। लिखवाएंगे कुछ का जो आपके बुक्स में है एनसीईआरटी में 11th क्लास में, ठीक है। बाकी बात आपको आगे सेमेस्टर 1 वगैरह में काम आएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें होंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, तो पार्श्विक हिमोर या लेटरल मोरेन, उसके बारे में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, मेन हेडिंग डालिए, पार्श्विक हिमोर या लेटरल मोरेन। ठीक है, लेटरल मोरेन को बोलते हैं पार्श्विक हिमोर। हिमोर क्या है, तुम लोग पूछते नहीं हो हिमोर क्या है। वही तलछट है ना, हिमानी से संबंधित, बर्फ से संबंधित वो तलछट या अवसाद जो निक्षेपित किया जाता है, उसी को हम लोग हिमोर बोलते हैं, मोरेन बोलते हैं, हाँ मोरेन बोलते हैं। तो पहला बात आया लेटरल, जब हिम नदियां समतल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है, जब हिम नदियां समतल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो इसके साथ जो तलछट होते हैं, तो ये बहने लगी, ढाल कम हो गया, मान लो ये हिम नदी है, ये बहने लगी और यहाँ आके फिर वो फैल गई, धीमा हो गया, तो इसके जो अवसाद होते हैं, हिमोर जो होते हैं, वो इसके दोनों ओर निक्षेपित होने लगते हैं, ठीक है, दोनों ओर निक्षेपित होने लगते हैं। और यही दोनों ओर जो निक्षेपित होते हैं, इसीलिए इसको पार्श्विक, मतलब दोनों ओर, पार्श्व वो भाग में, ठीक है, पार्श्व हिमोर कहते हैं, पार्श्व हिमोर कहते हैं, अंग्रेजी में लेटरल, ठीक है ना। इसको अभी मत बनाइएगा, लिखवाएंगे उसके बाद इसको बना लीजिएगा, लेटरल मोरेन, क्योंकि आपके पढ़ना है, सिलेबस में आपका है ये, ठीक है, यानी पार्श्विक हिमोर। लिखिए, लिखने के बाद इसको बनाइएगा, हेडिंग डाल दीजिए पार्श्विक हिमोर, इसमें लिख लो, जब हिम नदियां प्रवाहित होते हुए, जब हिम नदियां प्रवाहित होते हुए समतल क्षेत्र में पहुंचती हैं, जब हिम नदियां प्रवाहित होते हुए समतल क्षेत्र में पहुंचती हैं, जब हिम नदियां प्रवाहित होते हुए समतल क्षेत्र में पहुंचती हैं, तो हिम नदी का प्रवाह, तो हिम नदी का प्रवाह धीमा हो जाने के परिणाम स्वरूप, तो हिम नदी का प्रवाह धीमा हो जाने के परिणाम स्वरूप, धीमा हो जाने के परिणाम स्वरूप उसके साथ बहकर आने वाले, उसके साथ बहकर आने वाले अवसाद अथवा तलछट, अवसाद अथवा तलछट, तो उसके साथ बहकर आने वाले अवसाद अथवा तलछट हिम नदी के दोनों पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में, हिम नदी के दोनों पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में निक्षेपित होने लगती है। हिम नदी के दोनों पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में निक्षेपित होने लगती है, जिसे पार्श्ववर्ती हिमोर, जिसे पार्श्ववर्ती हिमोर अथवा जिसे पार्श्ववर्ती हिमोर अथवा लेटरल मोरेन, लेटरल मोरेन कहते हैं, ठीक है। अब ये फिगर आप लोग बना लीजिए, जिसके नीचे ये फिगर आप लोग बना लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग हिम नदी के निक्षेपण स्थाकृति में
हम लोग देखें कि हिमनदी का निक्षेपण मुख्यतः दो प्रदेशों में होता है, हिमालय प्रदेशों में। पहला समतल क्षेत्र जहां नदियां धीमा हो जाती हैं और स्वतः उसके जो तलछट होते हैं वो निक्षेपित होने लगते हैं और स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, पहला प्रदेश। दूसरा प्रदेश कौन था? तो हिम रेखा के पास वाले क्षेत्र, मतलब हिम रेखा वैसा क्षेत्र जहां तापमान उस रेखा के नीचे अधिक होता है और उस रेखा के उत्तरी भाग में कम होता है। तो कम होता है वहां पे बर्फ जमे रहते हैं, टेम्परेचर जहां अधिक हो जाता है वहां बर्फ पिघलने लगते हैं, जिससे वो पिघल कर हिमनदी बह जाती है और उसमें जो अवसाद होते हैं वहीं पे निक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार हिमनदी के इन दो प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनी, जिसमें पहला था लेटरल मोरेन, दूसरा था मीडियल मोरेन, तीसरा था आपका ग्राउंड मोरेल, फिर आपका सरफेस मोरेन, ग्राउंड या सरफेस मोरेन, फिर टर्मिनल मोरेन, आउटवाश प्लेन, एस्कर, ड्रमलिन, हमाक, केम, कैटल और एराटिक। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या देखें? लेटरल मोरेन। तो जब हिम नदियां समतल प्रदेशों में पहुंचती हैं तो उनका प्रवाह स्वतः धीमा हो जाता है, जिससे उनके साथ बहने वाले तलछट जो होते हैं, अवसाद जो होते हैं, जिसको मोरेन बोलते हैं, उसके किनारे किनारे दोनों ओर निक्षेपित होने लगते हैं। ये हिमनदी बह रहा है और वो धीमा हो गया तो उसको ले जाने में सक्षम नहीं है, तो यहाँ पे वो निक्षेपित करने लगे। तो इसको बोले हम लोग पार्श्विक हिमोर या तो लेटरल मोरेन। नेक्स्ट जो है आपका वो है मीडियल मोरेन। लिख लीजिए मीडियल मोरेन, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। मीडियल मोरेन जल्दी से लिखिए, मीडियल मोरेन यानी मध्यस्थ हिमोर, मध्यस्थ हिमोर। अब इसमें क्या होती है सो लिखिए, लिखिए जब दो हिम नदियां, लिखिए जब दो हिम नदियां, जब दो हिम नदियां, या जो ऐसे लिखो, जब दो हिम नदियों के बीच, जब दो हिम नदियों के बीच विकसित होने वाले, जब दो हिम नदियों के बीच विकसित होने वाले पार्श्विक हिमोर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पार्श्विक हिमोर को? पार्श्विक को लेटरल हिमोर। हाँ लिखिए, जब दो हिम नदियों के बीच विकसित होने वाले लेटरल मोरेन अथवा पार्श्विक हिमोर एक दूसरे की ओर, विकसित होने वाले पार्श्विक हिमोर, विकसित होने वाले पार्श्विक हिमोर एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर बढ़ने के क्रम में, एक दूसरे की ओर बढ़ने के क्रम में मिल जाते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ने के क्रम में मिल जाते हैं, तो इसे मीडियल मोरेन अर्थात मध्यस्थ हिमोर कहते हैं, मध्यस्थ हिमोर कहते हैं, मध्यस्थ हिमोर कहते हैं। इसको फिगर में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए एक हिमनद जैसे बहते हुए जा रहा है, ठीक है, और जब ये दो धाराओं में बट गया, दो हिमनदों में बट गया, ठीक है, तो ये भी एक हिमनद हो गया, ठीक है, और ये भी एक हिमनदी हो गया ना। अब ये बहेगा तो ये क्या करेगा, इधर भी इसका होगा और इधर तो जा ही रहा है, ठीक है ना, ये वाला भाग इधर जा ही रहा है, तो इसके बीच में ये हो गया इसका पार्श्ववर्ती हिमोर, इधर हुआ ना इसका, लेकिन यहां जाने के बाद ये हिमनदी जब दो हिमनदियों में बट गई तो इसका भी तो दो गो बनेगा, एक ये बन गया और एक इधर बनेगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो हिमोर बन रहा है, यानी इसका वाला एक पार्ट और इसका वाला एक पार्ट, ये दोनों मिलके क्या हो गए, दोनों के मध्यस्थ हिमोर, है ना, दोनों का मध्यस्थ हिमोर। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो
मीडियल मोरेन, इसको लिख लिए, इसका फिगर बना लिए। मध्यस्थ हिमोर, ठीक है। जितने आपके किताब में है वो सारा लेंस फॉर्म को मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसको आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी लेंस फॉर्म है उसको सारे करेंगे हम लोग। और आप लोग टाइम पे आ जाइएगा, ठीक है ना। 12:45, that means 12:45 class will be going on sharply 12:45. So all of you reached here about sharply 12:40. आप लोग 12:40 में सब लोग यहाँ पहुंच जाएंगे क्लास में, ठीक है। 5 मिनट पहले तुरंत लंच करिएगा और पहुंच जाएंगे। हम लोग 12:45 से क्लास ऑनगोइंग कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।